नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों पिछले क्लास में हमने आपको 153 तक करा दिया था, उसके आगे आज लेकर आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर पिछले लेक्चर में आप नहीं देखे हैं तो पूरा पार्ट आप लोग देखिए। ये जो टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू है या किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, उसी का कलेक्शन मैं लेके आया हूँ। 300 क्वेश्चन के बदले ये 3000 के बराबर होगा, क्योंकि 300 क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अगर आप पूरा पार्ट नहीं देखे हैं तो पूरा पार्ट देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सभी पार्ट का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है 154 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, देखिए 154 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। भारत में वरीयता का सही क्रम, देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत में जो है वरीयता अनुक्रम जो है एक अरेंज किया गया है कि फर्स्ट पर कौन होते हैं। तो पहला जो होते हैं भारत का राष्ट्रपति होते हैं, और यह जो है आपका 26 जुलाई 1979 वरीयता क्रम जो है 26 जुलाई 1979 में जारी किया गया था। ठीक ना। तो देखिए, तो फर्स्ट पर कौन होते हैं, तो पहले राष्ट्रपति होते हैं फर्स्ट। देखिए याद रखिएगा, फर्स्ट पर प्रेसिडेंट होते हैं, सेकेंड पर कौन होते हैं, सेकेंड पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, थर्ड पर होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, फोर्थ पर होते हैं राज्यपाल गवर्नर होते हैं अपने राज्यों में, 5 नंबर पर होते हैं कौन, भूतपूर्व प्रेसिडेंट यानी क्या चीज़, पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। फर्स्ट पर क्या होता है, फर्स्ट पर राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, 4 नंबर पर अपने राज्यों में राज्यपाल होते हैं, 5 नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति या 5 के क में उप प्रधानमंत्री होते हैं, 6 नंबर पर होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष, 7 नंबर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, अपने राज्य में मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ये जो होते हैं 7वें नंबर पर हैं। 7 के क में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत रत्न मिला है वह जो है 7 के क पर है। ठीक है, वरीयता क्रम में 8 नंबर पर हैं भारत में स्थित विदेशों के पूर्णाधिकारी राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, यानी 8 नंबर पर हैं। 9 नंबर पर क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। ठीक है, वरीयता क्रम याद रखिएगा, पहले राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर्थ पर है अपने राज्यों में राज्यपाल, 5th नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 6 नंबर पर मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, 7 नंबर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, 7 के क में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति होते हैं, 8 नंबर पर कौन होते हैं, भारत में स्थित विदेशों के जो पूर्णाधिकारी राजदूत होते हैं और उच्चायुक्त होते हैं, ये इनका वरीयता क्रम 8 नंबर पर है। 9 नंबर पर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो होते हैं। क्लियर। तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, सही वरीयता क्रम चुने। तो फर्स्ट पर राष्ट्रपति, सेकेंड पर उपराष्ट्रपति, थर्ड पर प्रधानमंत्री, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका कैबिनेट मंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर जो आपका है, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि पहला हम आपको बता दें राष्ट्रपति है, तब उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, तब उप प्रधानमंत्री होते हैं, 6ठा नंबर पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है।
देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया है, जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, आरंभक, क्या जैरीमेंडरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैरीमेंडरिंग जो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है साधन नहीं है, जैरीमेंडरिंग। आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। जैरीमेंडरिंग जो होता है आपका क्या होता है, तो जैरीमेंडरिंग जो होता है याद रखिएगा दोस्तों, जैरीमेंडरिंग जो चुनाव क्षेत्र का निर्माण करते समय कूटनीतिक प्रथाओं का प्रयोग किया जाता है, उसी को जो है जैरीमेंडरिंग कहते हैं। ठीक है, चुनाव क्षेत्र के निर्माण करते समय जैरीमेंडरिंग की कूटनीतिक प्रथा का प्रयोग किया जाता है। जैरीमेंडरिंग जो है कहाँ पर प्रचलित है, तो अमेरिका में प्रचलित है। यानी वैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को जनता कभी भी सत्ता छोड़ने को कह सकती है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, स्विट्जरलैंड से लिया गया है दोस्तों। तो जैरीमेंडरिंग व्यवस्था जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण साधन नहीं है। यह जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है, यह कहाँ प्रचलित है, तो यूएसए में, अमेरिका में। चलो 156 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। देखिए दोस्तों आपको हम बताए थे, जो पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बताए थे। ठीक है, अशोक मेहता द्विस्तरीय, तो अभी जो है प्रचलन कौन सा है, त्रिस्तरीय। कौन कौन पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन अंग है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये जो है तीन को जो है आपका क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। याद रखिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत 2, 3 और 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे जो है लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। ठीक ना, जिसको जो 1882 ईस्वी में जो संकल्प पारित हुआ था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन क्या कहते हैं, जनक, पिता, जो कहिए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य जो है विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। जो पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। क्लियर। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला से किया था। और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। और आंध्र प्रदेश संपूर्ण माने पूरा राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य था पंचायती राज व्यवस्था। अनुच्छेद 243 च के तहत क्या है, सदस्य हेतु योग्यताओं का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था जो 73वीं संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था, अनुसूची 11। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ नहीं है, तो नागालैंड में नहीं है, मेघालय और मिजोरम, 3 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जगह है। ठीक ना, कहाँ कहाँ, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यह 3 राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। क्लियर है। कौन कौन, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका दिल्ली को छोड़ के बाकी सब जगह नहीं है, लागू है। ठीक ना, सभी केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू है, केवल दिल्ली को छोड़ के। पंचायती राज व्यवस्था में 3 राज्य में नहीं है। कौन कौन, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 157 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान का मूल अंग नहीं था। मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 क में और 51 के क में के तहत रखा गया है। ठीक है, 51A। मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ठीक ना। और भाग 3 में जो है क्या है, मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका, 42वां संविधान संशोधन। आंसर हो गया बी ऑप्शन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर का है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की? ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्लियर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है किसने डिजाइन किया था? तो एमबी हनीफा ने। किसने? एनबी हनीफा। डी आंसर हो जाएगा। पहला वोटिंग मशीन का जो डिजाइन है किसने किया था? एनबी हनीफा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ईवीएम का आविष्कार जो 1980 में हुआ था। ईवीएम को जो है आपका मतगणना में संचालन के लिए कब रजिस्ट्रेशन कराया गया? तो 15 अक्टूबर 1980 को करवाया गया था। तो एकीकृत सर्किट का उपयोग करके जो है एमबी हनीफा ने इसका डिजाइन किए थे। और शुरू में जो है तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनकारियों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। ईवीएम का फुल फॉर्म समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक ना। कितना? एक साथ एक ईवीएम में 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और 64 उम्मीदवारों का नाम भी अंकित किया जा सकता है। याद रखिएगा, एक ईवीएम में मैक्सिमम 64 उम्मीदवारों का नाम अंकित किया जाता है और एक बार में आपको 3840 मत भी रिकॉर्ड किया जाता है। पहली बार जो ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था आपको कहाँ हुआ था? केरल के जो है पारुल विधानसभा का क्षेत्र में पहली बार जो है ईवीएम का प्रयोग हुआ था। ठीक ना। कब हुआ था? तो 1982 में। याद रखिएगा, पहली बार जो यूज हुआ था ईवीएम का कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है, केरल में कब हुआ था? 1982 में। केरल के जो पारुल विधानसभा का चुनाव होने वाला था, उपचुनाव, उसमें आपका जो यूज हुआ था 1982 में। ठीक है। डिजाइन किसने किया था? एमबी हनीफा ने। ठीक ना। एनबी हनीफा। लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पहली बार जो हुआ था कब हुआ था? याद रखिएगा 2004 में। लोकसभा में कब हुआ था? 2004 में जो है पहली बार जो है कब क्या हुआ था? लोकसभा में यूज किया गया था ईवीएम का। कब? 2004 के आम चुनाव में किया गया था। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य जो था गोवा था। देखिए, केरल में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया था केवल एक विधानसभा, पारुल विधानसभा, 1982 में। आम चुनाव जो लोकसभा का होता था उसमें सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग हुआ था 2004 में। और ईवीएम का प्रयोग पूरा राज्य में जो है, पहला राज्य कौन था जो पूर्ण राज्य का चुनाव हुआ था ईवीएम से? वो था गोवा। और एक वीवीपैट का नाम सुने होंगे। वीवीपैट क्या होता है? वैल्यू वेरीफाइड पैट, PAT। वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? नागालैंड के उपचुनाव में। याद रखिएगा, वीवीपैट कहाँ हुआ था? नागालैंड के उपचुनाव में। और कब? 2013 में। क्लियर है? वीवीपैट नागालैंड के उपचुनाव में और 2013 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या है क्वेश्चन? क्या बोल रहा था कि ईवीएम का डिजाइन किसने किया? तो एमबी हनीफा। डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था
संविधानेतर है, यानी कहने मतलब क्या है, संविधानेतर कहने का मतलब संविधान में नहीं है। देखिए आपको बताए थे गैर संवैधानिक, संवैधानिक, उसी को बोलते हैं गैर संवैधानिक को ही संविधानेतर बोलते हैं, ठीक ना। तो संविधानेतर या गैर संवैधानिक उसको बोलेंगे जिसका संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। जैसे देखिए क्या हो गया इसमें, तो लोक सेवा आयोग। दोस्तों लोक सेवा आयोग क्या है, यह जो है आपका संविधान में वर्णित है, क्लियर है। लोक सेवा आयोग जो है आपका संविधान में है। निर्वाचन आयोग भी है 324, वित्त आयोग 280। तो नीति आयोग जो है हमारा क्या है, संविधानेतर संस्था है। यह क्या है, परामर्शदात्री संस्था इसको बोलते हैं, ठीक है ना। नीति आयोग जो है योजना आयोग को नाम बदल के 15 अगस्त 2014 को क्या हुआ था, इसका घोषणा किया गया था। और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कहा गया, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, पूरा नाम है। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। इसको थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और नीति आयोग जो है केंद्र सरकार के साथ साथ क्या करते हैं, राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्था भूमिका निभाती है। केंद्र एवं राज्य सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर भी क्या करता है, रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह देती है। कौन, नीति आयोग। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, प्रथम योजना आयोग जो 1950 में गठित हुआ था, गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कहेगा तो के, तब योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री। अगर प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, उपाध्यक्ष कहेगा तो गुलजारी लाल नंदा। उसी तरह नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो नरेंद्र मोदी, और प्रथम उपाध्यक्ष कहेगा नीति आयोग का तो कौन हो जाएंगे, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष क्या था, अरे तो करंट का है, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, समझे। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, श्री खुल्लर, ठीक ना, श्री खुल्लर याद रखिएगा। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, परमेश्वर, सीओ जिसको बोलते हैं परमेश्वर अय्यर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी संस्थान संविधानेतर है, तो नीति आयोग हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, अनुच्छेद है जो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 275 जो है दोस्तों जो है क्या करता है, कुछ राज्यों से क्या करता है, अनुदान का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 275 और भाग 12 में जो है अनुच्छेद 268 से 301 के अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच जो है वित्तीय संबंध, संपत्ति सबके क्या है, सभी का उपबंध है। किसमें, भाग 12 अनुच्छेद 268 से 300A तक। जो 300A में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा 300 के ए में जोड़ा गया, भाग 12 में जोड़ा गया है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण का कार्य क्षमता मेन इसका काम है, ठीक है। 276 में क्या है दोस्तों, 276 में जो है आपका वित्तीय व्यापार, आजीविका और नियोजन पर टैक्स लगाने का प्रावधान है। 276 में वित्तीय व्यापार, आजीविकाओं पर क्या है, टैक्स लगाने का प्रावधान है। 278 में क्या है, तो 278 के अंतर्गत जो है
कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार का उल्लेख है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट। किस अनुच्छेद में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है? तो 275, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट की प्राप्ति होनी चाहिए? किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी सीट प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों? तो कम से कम 10% सीट जो है प्राप्त करनी चाहिए। यानी कहे का मतलब पार्टी को विपक्षी दल का दर्जा तभी दिया जाएगा जब वह कुल सदस्य संख्या का कितना 1/10 भाग माने प्राप्त किया हुआ, यानी 10% सीट क्या हो प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? याद रखिएगा, राम सुभग सिंह। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल का नेता राम सुभग सिंह, याद रखिएगा। क्लियर है। और लोकसभा में मान्यता प्राप्त करेगा प्रथम विपक्षी दल का नेता कौन थे? तो यशवंत भाई चौहान। केवल कहेगा लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल का नेता तो राम सुभग सिंह, लेकिन मान्यता प्राप्त कहेगा प्रथम विपक्षी दल का नेता तो यशवंत भाई चौहान। मान्यता प्राप्त करने का मतलब क्या है? 1/10 माने 10% टोटल सदस्य जीते हों। लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना होना चाहिए? 10%। 18 टोटल कितना सीट जीतना चाहिए? कम से कम 55 सीट। क्लियर। और राज्यसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए तो आपका कितना है? तो मान 10% है तो राज्यसभा में टोटल कितना सदस्य है? 250 मैक्सिमम। तो सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25। तो विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त रहेगा। क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर 10%। चलिए 162 देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? देखिए पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है, स्थापना जो है 1964 ईस्वी में के संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जिसको सीबीसी कहते हैं, सेंट्रल सीबीसी माने शॉर्टकट नाम है, इसकी स्थापना जो है 1964 में के संतानम की अध्यक्षता वाली जो भ्रष्टाचार विरोध समिति बना था उसी के सिफारिश पर किया गया था 1964 में। क्लियर है। तो क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना, सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों के लिए धन के उपयोग का समीक्षण करना, लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है मेन काम क्या है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की पड़ताल करना। ठीक है। जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनके जो है मामलों की जांच पड़ताल करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। ठीक ना, याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। और सुरेश एन पटेल जो हैं अभी जो है सतर्कता आयोग के आयुक्त हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। कौन? सुरेश एन पटेल, याद रखिएगा। और 2003 में सीबीसी को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। कब? 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 163 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में, यानी एक का हो जाएगा 3। देखिए एक ही ऑप्शन है ए। देखिए ग्राम पंचायत का गठन किसमें था? अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता यूसीसी जिसको अभी बहुत फिलहाल चर्चा में, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन दोस्तों आपको बताए थे अनुच्छेद 48 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। क्लियर। क्या कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किसमें? अनुच्छेद 50 में। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। यूसीसी समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 54 में है जो अभी गोवा में लागू है।
और भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 40 है उसको गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है, ठीक ना। यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि पशुपालन के विकास संरक्षण संवर्धन का उल्लेख है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का क्रियान्वयन करती है। कार्यपालिका क्या है, विधायिका द्वारा जो कानून बनता है उसका क्रियान्वयन करती है। न्यायपालिका क्या है, विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्व का निर्वहन करती है कि नहीं, यह चीज़ कौन देखता है, न्यायपालिका देखता है। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 में क्या है, विश्व शांति के लिए अपील जो है वो अनुच्छेद 51 में है दोस्तों। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का ए। समझे। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।